तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, हमारे वीडियो में खून खराबा, रोमांटिक सीन एंड 18+ मोमेंट है। तो अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके देखना। चलो वीडियो एंजॉय करो एंड बाय, टाटा। श्योर वहाँ पर चल रही चीज़ों को देखकर हंस रहा था। दूसरी तरफ वो राजकुमारी की छोटी सी गाड़ी वो धीरे धीरे आगे आती है, जो कि पूरी तरीके से लकड़ी से बनी हुई थी। एक सिपाही आगे आता और उस दरवाजे को खोलता है, जिसके बाद वहाँ से धीरे धीरे एक राजकुमारी नीचे उतरती है और उन सभी को देखने लगती है। श्योर को कहा गया था कि उसे अपने सर नीचे रखना है, इसलिए श्योर अपने सर को नीचे रखता है और उस राजकुमारी की तरफ देखता भी नहीं। प्रिसोन जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वहाँ पर एक आवाज़ गूंजती, जिस पर प्रिशन अपनी जगह पर हल्का सा अपने सर को उठाता और राजकुमारी की तरफ देखता। नहीं, वो तो हम बस यहाँ पर शिकार करने आए थे। प्रिसोन उसी राजकुमारी से कहता है, शिकार करने आए थे या फिर उस मैग्मा डायनासोर को पकड़ने गए थे? वैसे सुना था कि आपने 1-2 महीने से प्लान बनाया था, एकदम अच्छा प्लान जिससे आप उसे पकड़ सकते थे, लेकिन वो फिर से आपके हाथ से शायद निकल गया, क्योंकि आपके चेहरे को देखकर वैसा ही लग रहा है। वो राजकुमारी प्रिसोन का मजाक उड़ाते हुए कर रही थी, लेकिन प्रिसोन उसे ऐसा एक्ट करना था जैसे कि राजकुमारी उसके लिए मजाक कर रही। अरे राजकुमारी, आप ये कैसा कह रही, मतलब ऐसा मजाक क्यों कर रही? हाँ, वो ताकतवर है, लेकिन भविष्य में मैं उसे पकड़ लूंगा ही, देखिएगा आप। प्रिसोन राजकुमारी से कहता, हाँ वैसे मैंने बहुत दिनों से ट्रेनिंग नहीं की है, कि आप में से कोई मेरे साथ ट्रेनिंग करना चाहेगा? वो राजकुमारी प्रिसोन से कहती है। अब प्रिसोन उसका चेहरा थोड़ा उदास दिखने लगता। ये राजकुमारी की तो। प्रिसोन राजकुमारी को देखकर मन ही मन सोचता है, लेकिन उसके चेहरे से स्माइल जाती नहीं है। हाँ राजकुमारी, वो हम अभी बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और वापस कबीले जाना चाहते हैं। प्रिसोन उस राजकुमारी से कहता है, ओहो, पर मैं भी तो कबीले ही जा रही हूँ। कोई बात नहीं, अगर तुम थक जाओगे तुम मेरे साथ इस टांगे में चल सकते हो। वो राजकुमारी उस प्रिसोन से कहती है, पिछली बार भी मुझसे यही कहा था और तो और मुझे ले भी नहीं गई थी, ये बोल के कि नहीं नहीं, अगर हम दोनों को मेरे भाई ने साथ में देख लिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कमी नहीं कहीं की। वो प्रिसोन खुद में थौथा बड़बड़ाता। तुमने कुछ कहा? वो राजकुमारी उसी प्रिसोन से कहती है। श्योर ये सब सुनकर हंस रहा था। राजकुमारी की नजर एक बार उसके पास जाती तो है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती है और प्रिसोन को उस पर हमला करने के लिए कहती है। देखिए राजकुमारी, अब बचेगा, हाँ, मैं इस तरफ से हमला करूंगा। प्रिसोन राजकुमारी से कहता और एक छोटे से लकड़ी की तलवार को लेकर सीधे राजकुमारी की तरफ बढ़ता और उस पर हमला करने लगता। राजकुमारी को उसने पहले ही बता रखा था कि वो कहाँ से हमला करेगा, तो राजकुमारी उस तरफ अपनी तलवार को मोड़ती है और अपने खतरनाक शार्प तलवार के साथ वो उस लकड़ी की तलवार को काट देती है, जिसका प्रिसोन अपने छोटे से तलवार के साथ सीधे राजकुमारी के सर की तरफ हमला करता है। राजकुमारी सर पे। प्रिसोन राजकुमारी से कहता है और राजकुमारी अपने तलवार को अपने सर की तरफ डिफेंड करते हुए सीधे उस लकड़ी के छोटे से तलवार पर फिर से हमला करती है, जिससे वो लकड़ी की तलवार फिर से कट जाती है और अब वो तलवार सीधे प्रिसोन के सर की तरफ जा रही थी, लेकिन प्रिसोन ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए वो अपने सर को पीछे कर लेता। जिसके बाद वो राजकुमारी अपने तलवार को घुमा घुमा के प्रिसोन पर हमला करने लगती है और प्रिसोन उसकी तलवार से बचते रहता। बहुत बढ़िया राजकुमारी, अब पहले से बहुत ज़्यादा फास्ट और तेज हो गई हैं और अब इम्प्रूव भी कर रही हैं। प्रिसोन उसी राजकुमारी से कहता। दूसरी तरफ सभी लोग अपने सर को खड़ा करके उन दोनों की फाइट को देख रहे थे। वहाँ पर जितने भी सिपाही थे वो लोग हंस रहे थे। आपको प्रिसोन जैसे इतने अच्छे ताकतवर योद्धा को वो लोग ऐसे नाचता हुआ देख रहे हैं, उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। श्योर भी प्रिसोन के अच्छे से नेचर को जानता था, वो कितना गुस्सेल है, लेकिन फिर भी उसकी सिट्टी पिट्टी उस राजकुमारी के सामने गुल थी। ये राजकुमारी तो सिर्फ दादागिरी झाड़ रही है। श्योर उस राजकुमारी को देखते हुए कहता। वो राजकुमारी 24 साल की थी और उसने नीरू को जनरेट कर लिया था और वो ताकतवर भी थी। अफकोर्स वो अपने बाप और अपने भाई की वजह से ही ताकतवर हुई होगी। जहाँ तक श्योर उन दोनों के नाम के बारे में सुन रहा था, उस हिसाब से उसके बाप और मतलब उसके पिताजी और उसके भाई वो दोनों ही बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। वो लोग प्रिसोन लेवल 6 या 7 पे हैं जहाँ तक है, लेकिन उन लोगों ने इस कबीले को इसलिए नहीं छोड़ा है क्योंकि उन्हें इस कबीले को छोड़ के जाना नहीं है, क्योंकि ये उन्हीं का कबीला और उन्हें ही सब कुछ चलाना है। अगर वो लोग आगे वाले कबीले में गए, मतलब 5वें सितारे वाले कबीले में गए, तो वहाँ पर उन्हें कमजोरी फील होगी। मतलब वहाँ पर उनके लेवल के नॉर्मली बहुत सारे लोग होंगे वहाँ पर, जिसके कारण वो वहाँ पर अपना रुतबा नहीं चला पाएंगे। और यहाँ पर उनका अलग ही रुतबा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ताकतवर माने जाते हैं और यहाँ पर उनका कबीला भी है। तो श्योर उन सभी की बात को अच्छे से समझ पा रहा था। प्रिसोन जिससे अब कुछ ही लेवल चाहिए थे लेवल अप होने के लिए, जिसके बाद वो 5वें सितारे वाले कबीले में जा सकता है, वहाँ पर रह सकता है और वहाँ पर और भी ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर वो राजकुमार वो सभी किसी को भी ताकतवर होता हुआ देखना नहीं चाहते। हाँ, उन्हें ये डर रहता है कि कहीं ये लोग ताकतवर होने के बाद उन्हें ही चैलेंज ना कर दे और उन्हें हराकर ये गद्दी ना हथिया ले इसे 4थे सितारे वाले कबीले की। इसलिए वो लोग जल्दी किसी को ताकतवर होने नहीं देते हैं। इसलिए प्रिसोन कबीले को छोड़कर ज़्यादातर जंगल में ही अपने आप को ताकतवर बनाता है। प्रिसोन के दोस्त
शौर्य से कहते हैं। शौर्य भी उसकी बात सुनते हुए प्रेषण को देखने लगता है। देखकर पता चल पा रहा था कि प्रेषण सभी के प्रेशर के अंदर कितना ज़्यादा परेशान रहता है। ठीक है राजकुमारी, मैं थक गया हूँ। प्रेषण सच में थक गया था, क्योंकि प्रेषण जिन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा था उस राजकुमारी से बचने के लिए, उस हिसाब से वो राजकुमारी से बस बाल बाल बचने की एक्टिंग कर रहा था। और उसमें उसकी ताकत तो जा ही रही थी, क्योंकि वो हर तरीके की कैलकुलेशन करके उस अटैक को डॉज करता था और उस हिसाब से डॉज करता था ताकि उस राजकुमारी को ये लगे कि वो बस बाल बाल चुकी है। और इन सारी कैलकुलेशन और इन सारी टेक्निक्स के बीच में उसकी ताकत खत्म तो हुई थी। प्रेषण के लाख बार कहने के बावजूद वो राजकुमारी रुक नहीं रही थी और हंसते हुए हे करते हुए उस पर हमला करे जा रही थी। बस थोड़ा सा और, मुझे तो भी मजा आ ही रहा है और तुम भी थके नहीं हो, मैं झूठ झूठ मत बोलो। हाँ, वो राजकुमार इतना कहते हुए अपनी तलवार को सीधे प्रेषण की तरफ जोर से घुमाती है। प्रेषण वो पीछे बढ़ते बढ़ते अचानक से लड़खड़ाता और उसके ठीक पीछे एक लंबी खाई थी जिसके नीचे वो कबीला था। राजकुमारी मैं गिर जाओ, इससे पहले कि प्रेषण और भी कुछ कहता, वो राजकुमारी अपनी तलवार को सीधे प्रेषण के सीने की तरफ घुमा देती है, जिसके कारण प्रेषण को थोड़ा पीछे हटना पड़ जाता है और उसके सीने से हल्का सा खून भी निकल जाता है और वो खाई से नीचे भी गिर जाता है। वो राजकुमारी ये सब देखने के बाद अपने तलवार को बस अपने मयान में रख लेती है और पीछे मुड़ के जाने लगती है। लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ती है वो प्रेषण को श्योर और मैग्रोन के बगल में ही खड़ा देखती है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो प्रेषण अभी मैं थकी नहीं हूँ। इतना कहने के बाद वो राजकुमारी जल्द से जल्द श्योर और मैग्रोन के बीच में खड़े उस प्रेषण के पास जाने लगती है। पता नहीं इसने ये कैसे किया, कहीं ये सभी से ज़्यादा ताकतवर तो नहीं हो गया, मेरे डैड और मेरे भाई से ज़्यादा ताकतवर, कहीं इसने सच में उस मैग्मा डायनासोर को टीम तो नहीं कर लिया। वो राजकुमारी प्रेषण को देखते हुए कहती है, लेकिन प्रेषण सच में बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा था। एक तो जब वो नीचे गिर रहा था तो पता नहीं कैसे वो उड़ कर यहाँ आ गया था। दूसरी तरफ श्योर मैग्रोन का चेहरा देखता है, क्योंकि मैग्रोन नहीं प्रेषण को बचाया था। राजकुमारी अगर आपको ट्रेनिंग करनी है तो मेरे साथ कीजिए। श्योर नॉर्मली आ गया था और उस राजकुमारी से कहता है, जिसके बाद वो राजकुमारी रुक जाती है। तुम कौन हो लड़के, तुम्हें तो पहली बार देख रही हूँ। वैसे मैं किसी को याद तो नहीं रखती, लेकिन हाँ अपनी प्रजा को याद रखने में क्या परेशानी है। लेकिन तुम यहाँ नए हो, क्या तुम कहीं बाहर से आए हो या फिर भटक गए हो, या फिर ये लोग तुम्हें उठा के लाए हैं किसी काम के लिए। वो लड़की ईश्वर को अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए कहती है, नहीं मैं बस एक बीस्ट हूँ और मैं बस जंगल में घूम रहा था। मुझे चौथे सितारे वाले कबीले की तलाश थी और मुझे ये लोग जंगल में मिले, जिनके साथ मैं यहाँ आ गया। श्योर उस राजकुमारी को देखते हुए कहता है, चौथे सितारे वाले कबीले में बच्चों की एंट्री नहीं है, बाहरी बच्चों के तो बिल्कुल नहीं। वहाँ पर जो भी बच्चे जन्म लेते हैं उन्हें हमारे महल भेज दिया जाता है। 20 साल के होने के बाद वो लोग बाहर निकलते हैं, जहाँ पर उनके पास नीरोकर होता है। और अगर वो लोग अपने दम पे ताकतवर नहीं हो पाते हैं, मतलब जिस लेवल पे होना उनके लिए जोड़ी है उस लेवल पे अगर वो नहीं पहुँच पाते हैं, तो उन्हें हम लोग अपने कबीले से निकाल देते हैं। उसके बाद वो जंगल में जाए या फिर छोटे मोटे कबीले में चले जाएं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम कह रहे हो कि तुम बच्चे होकर हमारे कबीले में एंटर करना चाहते हो। वो राजकुमारी शौर्य से कहती है। शौर्य को यह कॉन्सेप्ट पहले ही पता था, शौर्य के सिटीज़ में भी यही होता था। अगर शौर्य की सिटी में, जैसे वो 4 स्टार सिटी में, अगर वहाँ कोई बच्चा जन्म लेता है तो उससे 20 ऑर्गेनाइजेशन में जाना होता है, जहाँ पर वो धीरे धीरे बड़ा होते होते स्कूल में पढ़ते पढ़ते वो नीरो को जनरेट करता है। नीरो को जनरेट करने के बाद अब उसे छोड़ दिया जाता है करीब 7 सालों के लिए। अगर वो उस बीच ताकतवर हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगर उसके पास मिनिमम लेवल वाली रिक्वायरमेंट नहीं हुई जो कि वहाँ होनी चाहिए, तो उसे निचले सिटी में भेज दिया जाता है। और ये सीन यहाँ भी था। श्योर उस राजकुमारी को देखता है, मैंने कहा ना मैं बेस्टेमर हूँ। अच्छा आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ ट्रेनिंग क्यों नहीं कर लेती। श्योर उस राजकुमारी को देखते हुए कहता है और धीरे धीरे बीच में आते हुए कहता है, ताकि उस राजकुमारी की नज़र श्योर पे पड़े। श्योर भी इस चीज़ में कामयाब हो जाता है। वो राजकुमारी प्रेषण को छोड़कर श्योर को देखने लगती है। दूसरी तरफ पीछे में मौजूद वो सिपाही, वो लोग हंसने लगते हैं। अरे बच्चे, तुझे पता भी है राजकुमारी कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है, देखा नहीं प्रेषण उनसे इतना ज़्यादा आगे लेवल में है, फिर भी वो हार गया। वो सिपाही श्योर को देखते हुए कहते हैं, लेकिन श्योर उनकी तरफ मुड़ता भी नहीं है। प्रेषण बस ये चाहता है कि उसकी राजकुमारी को कुछ ना हो। अगर वो चाहता तो उस तुम्हारी इस राजकुमारी का वो हाल करता जो कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि प्रेषण की असली ताकत मैंने देखी है और बाकी सभी ने भी। अच्छा वो सब छोड़ो, प्रेषण इतना ज़्यादा ताकतवर है, मैं तो उनसे कमजोरी हूँ, तो मेरे साथ ट्रेनिंग करके देख लो, तुम मेरे नाखून बराबर भी नहीं होगी, ये लिख कर ले लो। श्योर उसकी राजकुमारी को देखते हुए कहता और सारे सिपाही और वो राजकुमारी गुस्से में दिखने लगते हैं। जिसके बाद कुछ सिपाही श्योर को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो राजकुमारी उन्हें अपने हाथों को दिखाती है। देखो, वो राजकुमारी अपने हाथ को खड़े करती है, जिसकी वजह से वो सिपाही लोग वहीं रुक जाते हैं। ये बच्चा है, कुछ भी बोल रहा है, इससे सबक सिखाने का काम मेरा है, क्योंकि ये हमारे कबीले में जा ही रहा है, तो उससे अच्छे से मैं ही टेस्ट कर लेती हूँ ना। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम कबीले जा सकते हो। वो राजकुमारी श्योर से कहती है, ठीक है। वो श्योर भी राजकुमारी से कहता
वो राजकुमारी अपनी तलवार को निकाल कर सीधे शौर की तरफ फेंक देती है ताकि वो शौर का काम एक बार में ही तमाम कर सके। लेकिन शौर अपनी जगह से हिलता नहीं। वो तलवार जैसे ही शौर के सर के पास आती है, शौर अपनी 2 उंगलियों को आगे करता है और उस लंबी सी तलवार को पकड़ लेता है, वो भी एक झटके में। वो तलवार थोड़ी सी भी उधर नहीं हो रही थी, वो बस शौर के सर के पास आकर रुक गई थी और हवा में ही लटकी हुई थी। शौर ने उसे 2 उंगलियों से पकड़ रखा था। ये क्या? वो राजकुमारी इतना कहती है। इस बार शौर वो तलवार को राजकुमारी के पास दोबारा फेंक देता है। आप दोबारा कोशिश कर सकती हैं, हो सकता है कि मैंने तुक्के से इस तलवार को पकड़ लिया हो, गलती से, शौर नॉर्मली कहता है। इसके बदले में वो राजकुमारी उस तलवार को दोबारा उठाती तो है, लेकिन अगले ही पर उसके हाथों में करंट लगता है। उसने जैसे ही उस तलवार को छुआ वैसे ही उसके हाथों में करंट लगा था, जिस कारण वो राजकुमारी उस तलवार को दूर फेंक देती है। देखते देखते वो राजकुमारी उसके बड़े बड़े नाखून निकलने शुरू हो जाते हैं और उसके हाथ किसी मॉन्स्टर जैसे बदल जाते हैं। बीस्ट की ताकत। शौर उसी राजकुमारी को देखते हुए कहता है। वो राजकुमारी राक्षसों जैसा हाथ लेकर सीधे शौर की तरफ बढ़ जाती है। शौर एक चीज़ नोटिस करता है, उस राजकुमारी की फुर्ती और ताकत थोड़ी सी बढ़ी हुई लग रही थी और उसके हाथों में जो अजीब से नाखून और राक्षस जैसे हाथ थे वो भी बहुत ज़्यादा डरावने लग रहे थे। वो शार्प नाखून सीधे शौर की तरफ बढ़ते हैं। शौर उस बड़े से पंजे को अपनी तरफ पाता हुआ देखता है और बस एक कदम पीछे लेता है, जिसके बाद शौर के ठीक सामने से वो पंजा निकल जाता है। अगली पल शौर एक लंबी जंप लगाता है क्योंकि उस राजकुमारी ने अपने दूसरे पंजे को सीधे शौर के नीचे से घुमा के मारा था। शौर आसमान में जाता है और थोड़ा दूर लैंड करता है। इसके बाद उस राजकुमारी को बार बार शौर को पकड़ना पड़ रहा था। यही सिलसिला करीब 5 मिनट तक चलता है और उस राजकुमारी ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर लिया था और अब वो पसीने से लथपथ हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तुम लोग देख क्या रहे हो, पकड़ो ना इसे। वो राजकुमारी थकी हारी उन सिपाहियों से कहती है और सिपाही सीधे शौर के पास बढ़ने लगते हैं। शौर अब देखता है कि वो राजकुमारी थक चुकी है, इसलिए शौर देखते देखते रेड चिंपैंजी के जीन्स को अपने साथ कंबाइन करता है और उसकी पूरी बॉडी रेड चिंपैंजी की बॉडी में बदल जाती है। शौर बड़े से रेड चिंपैंजी में बदलने के बाद अपने बड़े से लाल पंच को सीधे उस राजकुमारी के मुंह पर मारता है, जिसके बाद वो राजकुमारी दूर जाकर गिरती है उन सिपाहियों के बीच में। वो राजकुमारी खड़ी होती है और फिर देख क्या रहे हो, मारो से। वो राजकुमारी अपने सिपाहियों से कहती है और वो सिपाही तेजी से शौर की तरफ बढ़ने लगते हैं। शौर अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है। राजकुमारी, आपको मारना मेरे लिए कुछ ऐसा है जैसे कि मैं किसी मक्खी को मारूं। शौर उसी राजकुमारी को देखते हुए कहता है, अच्छा पहले मेरे सिपाहियों से तो लड़के दिखाओ, मुझे मारने की तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है। वो राजकुमारी शौर से कहती है। अगले पल शौर अपने दोनों हाथों को आगे करता है और जो सिपाही शौर के तब तेजी से दौड़ते आ रहे थे, शौर के दोनों हाथों से अचानक से ही 2 रंगों की बिजली निकलती है और उन सारे सिपाहियों को जाकर सीधे उनके बॉडी पे लगती है, जिसके कारण वो लोग तेजी से उड़ते हुए पीछे चले जाते हैं और उन सभी की पूरी बॉडी काली हो जाती है और वहाँ पर अभी चारों तरफ लाल और हरे रंग के बिजली के झटके दिख रहे थे। ये तो ठंडा एलिमेंट है। फिर सोन अपने दोस्तों से भी कहता है और सभी लोग हैरानी से शौर को देखने लगते हैं। शौर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और राजकुमारी के सामने जाके खड़ा हो जाता है। आप ये तो नहीं चाहेंगे ना कि मैं आपकी इस खूबसूरत सी बॉडी को काला कर दूँ? एक काम कीजिए, रिस्वान से माफ़ी मांग लीजिए या फिर मेरे पाँव पे अपनी नाक को रगड़िए तो शायद मैं आपको छोड़ दूँ। शौर उस राजकुमारी से कहता है। ऑफकोर्स शौर ने उस राजकुमारी के अच्छे से दादागिरी को देखा था कि वो कैसी दादागिरी झाड़ रही थी और उसके अंदर एटीट्यूड भी बहुत था और शौर को ऐसे लोगों का एटीट्यूड तोड़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हारे पाँव में अपनी नाक रगड़ूँ? तुम्हें पता तो है मैं कौन हूँ, अगर मेरे भाई को पता चला तो तुम्हें पता भी है तुम्हारे साथ क्या होगा। वो राजकुमारी शौर से फिर से कहती है, क्या होगा? तुम्हारा भाई मुझे मारने आएगा? क्यों? क्योंकि मैंने उसकी बेकार से बहन को सुधारने की कोशिश की। ठीक है, जो भी है भेज देना उसे, मैं देख लूँगा। अगर ये बात कबीले में गई तो तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी? मैं तो ये सोच रहा हूँ ये बात अगर तुमने अपने डैड या फिर अपने भाई को बताई तो क्या होगा? क्योंकि तुम तो एक बच्चे से हार के जाओगी और वहाँ पर ये बताओगे कि कैसे एक बच्चे ने तुम्हें हराया, तो तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी, है ना? वो राजकुमारी शौर की इन बातों को सुनने के बाद कुछ सोचने लगती है। ऑफकोर्स एक बच्चे से आने वाली बात अगर बाहर गई तो राजकुमारी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी और तो उनके सारे सिपाही, उन सबका हुलिया भी अब ठीक नहीं लग रहा था। वो सारे खड़े होकर बाबा बेहोश होकर गिर रहे थे और इतने सारे सिपाहियों के होने के बावजूद राजकुमारी का ये हाल देखने के बाद तो सभी लोग राजकुमारी पे हंसेंगे क्योंकि ये हाल एक बच्चे ने सभी का किया। जिसके बाद वो राजकुमारी धीरे धीरे खड़ी होती है। तुम पछताओगे, ये बात याद रखना। तुमसे बदला मैं लूंगी, मेरा भाई या फिर मेरे पिताजी नहीं। मैं किसी को भी ये बात नहीं बताऊंगी, लेकिन तुमसे बदला मैं लेकर रहूंगी, देख लेना। वो राजकुमारी शौर से कहती है, जिसके बाद वो वहां से खड़ी होकर जाने लगती है। अच्छा, अपने दुश्मन का नाम तो पता कर लो, वरना मुझे ढूंढोगे कैसे? मेरा नाम शौर है। शौर उस राजकुमारी से कहता है, ठीक है, मेरा नाम है राजकुमारी पलक। पलक, ये नाम हमेशा याद रखना क्योंकि अब
इस नाम से ही तुम्हारी बर्बादी शुरू होगी। पलक गुस्से में शौर को देखते हुए कहती है और शौर पलक को बाय बाय करने लगता है। ऑफकोर्स शौर से बाय बाय नहीं मतलब जाने के लिए कह रहा था। वो राजकुमारी गुस्से में अपने दांत को पीसते हुए पीछे मुड़कर चली जाती है। शौर तुमने किया क्या ये? तुम तो हम सभी को मरवा दोगे। और ये सब क्या है? हमें लगा कि तुम नॉवल ताकतवर होगे लेकिन तुम तो। प्रसन्न शौर से कहता हाँ वो सब छोड़िए। ये राजकुमारी पलक जो भी है ये अपने भाई या फिर अपने पिताजी को ये सब चीज़ें बताएगी नहीं। बहुत ज़्यादा घमंडी जो है और घमंडी लड़कियां ऐसा कुछ करती नहीं है। और जहाँ तक है अगर ये आपके पास आएगी भी तो मेरे बारे में ही जानने के लिए आएगी ताकि वो मुझे सबक सिखा सके। तो आपको जो भी हुआ मेरे साथ अब तक आपके और मेरे बीच तो वो सारी चीज़ें आप बता दीजिएगा बस। आपका काम खत्म बाकी मैं संभाल लूंगा। श्योर उस राजकुमारी को जाते हुए देखते हुए कहता अरे लेकिन श्योर तुम इस राजकुमारी को जानते नहीं हो। इसके बहुत सारे खबरी हैं। ये न जाने कितने लोगों को जान से मरवा चुकी है। मुझे भी अपने परिवार को बचा कर रखना है इसलिए मैं हमेशा ऐसे नॉर्मल रहता हूँ उसके सामने। प्रसन्न श्योर से कहता आप घबराइए मत कुछ नहीं होगा। श्योर इतना कहने के बाद उस कबीले के लिए निकल जाता। दूसरी तरफ प्रसन्न और प्रसन्न के सारे दोस्त भी श्योर के पीछे पीछे उस कबीले तक पहुंचते हैं। सुनो प्रसन्न एक सिपाही को कहता प्रसन्न तुम क्या हुआ? आज भी उस लवा वाले डायनासोर को नहीं पकड़ पाए? क्या हुआ पिछली बार की तरह तुम्हारे बैग को जला दिया क्या? इतना कहने के बाद वो सिपाही हंसने लगते हैं। रास्ता दो मुझे। प्रसन्न गुस्से में कहता इसके बदले में वो सिपाही प्रसन्न को रास्ता दे देते हैं। रुको बच्चे तुम कहाँ जा रहे हो? वो सिपाही शौर के सामने अपने भाले को लाते हुए कहता। दूसरा सिपाही मैगन के सामने अपने भाले को लाता। हम लोग इस कबीले में नए हैं। हम यहाँ रहना चाहते हैं कुछ समय के लिए। श्योर उस सिपाही से कहता यहाँ बच्चों की एंट्री नहीं है। प्रसन्न तुमने इस बच्चों को बताया नहीं कि यहाँ पर आना वाना है। हाँ एक समय के लिए हम इसे कुछ समय के लिए रख सकते हैं करीब 50 1 या 2 घंटे क्योंकि ये भटक के आया वो भी खाने पीने की मदद कर लिए लेकिन हमेशा यहाँ रहने नहीं देंगे समझते हो ना? वो सिपाही प्रसन्न से कहता क्योंकि प्रसन्न के साथ ही श्योर और मैग्रोन आए थे। ये एक 20 है तुम चाहो तो टेस्ट ले सकते हो इसका ये यहाँ रहने लायक है या नहीं। प्रसन्न नॉर्मली कहता और वो धीरे धीरे आगे निकल जाता। अब वहाँ पर श्योर और मैग्रोन ही थे। कितने बड़े पागल लोग हैं लगता है उस लावा वाले डायनासोर से लड़ते लड़ते पागल हो गए। वो सिपाही इतना कहता और श्योर वो श्योर को देखने लगता। चलो बच्चे तुम्हारे टेस्ट को लिया जाए अगर मैं तुम्हें उठा के आसमान में फेंकूँ तो। इतना कहने के बाद वो सिपाही श्योर को आसमान में फेंक देता और अपनी जगह से हट जाता ताकि श्योर नीचे गिर के अपना सर फोड़ ले या फिर वो वहीं मर जाए। अगले पल श्योर नीचे किसी हीरो की तरह लैंड करता। उसे थोड़ी सी भी चोट नहीं लगी थी बस इतना ही टेस्ट था। श्योर उस सिपाही से कहता नहीं अगर तुम हम पे अपनी ताकत दिखाओगे तो वो भी टेस्ट ही होगा। वो सिपाही मैग्रोन को पकड़ते हुए कहता लेकिन अगले ही पल मैग्रोन उसे घुमाकर उल्टा आसमान में फेंक देता। वो दूसरा सिपाही श्योर और मैग्रोन के ऐसे कारनामे को देखने के बाद उससे अंदर अलाउ कर देता। अफकोर्स वो दोनों फिर डर गया था और वो श्योर और मैग्रोन को अंदर जाने का इशारा करने लगता। श्योर और मैग्रोन धीरे धीरे उस कबीले में एंटर करते हैं। यहाँ आने के बाद मुझे प्रसन्न और बाकी सभी से दूर रहना होगा। श्योर मैग्रोन से कहता ये भी ठीक है पहले यहाँ घूम के देखते हैं यहाँ पर कोई अच्छी जगह है या नहीं रहने के लिए। हाँ अच्छी जगह होगी लेकिन हम जैसे बच्चों को कौन रुकने के लिए तैयार होगा वो भी तो परेशानी है। मैग्रोन श्योर से कहता और देखते देखते वो लोग कबीले में अच्छे से एंटर कर जाते हैं। वहाँ पर एक बड़ा सा बाजार था जहाँ पर सभी लोग अपने सामानों को बेच रहे थे। वो सभी की ताकत ओमनी लेवल 8 या 9 से तो शुरू ही हो रही थी और जो वहाँ ताकतवर लोग दिख रहे थे वो जेब्रॉन लेवल पर थे। और यहाँ के सबसे ज़्यादा ताकतवर लोग जो कि जेब्रॉन लेवल 5 या 6 या 7 पे आते थे वो सभी बस उस महल में ही रहते थे या फिर उस महल से जुड़े हुए थे। बस देखते देखते श्योर और मैग्रोन उस बाजार में घूमते हैं। वैसे श्योर आज तक हमें पैसों की कमी तो हुई मतलब पैसे तो हमारे लिए किसी काम के हैं नहीं क्योंकि 20 नंबर्स के लिए सब कुछ फ्री होता हर जगह। लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि हमें पैसे खर्च करने होंगे क्योंकि यहाँ पर ताकतवर लोग हैं और यहाँ तो 20 नंबर भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मुझे लोग। तो मतलब यहाँ पर हो सकता है कि 20 नंबर्स को उतनी ज़्यादा अहमियत ना दी जाती हो। श्योर मैग्रोन की बात को सुनने के बाद एक दुकान के पास जाता है। तो सुनिए ऐसे में एक 20 नंबर और मुझे ये लड्डू खरीदना है। ये कितने का? श्योर उस दुकानदार से कहता 20 नंबर बच्चे तुम पहले जाकर जल्दी से जल्दी अपने आप को ताकतवर बनाओ वरना इस कबीले से निकाल दिए जाओगे। वो दुकानदार श्योर से कहता और श्योर को और मैग्रोन को वहाँ से भगा देता। इन सभी को लग रहा है कि हम लोग महल से आए 20 साल का हो जाने के बाद हमने नीड को जनरेट किया है और हमें इस कबीले में घूमने के लिए छोड़ दिया गया है ताकि हम लोग 5-6 साल के अंदर ताकतवर होकर दिखा सके। इन सभी को ये लग रहा है हम लोग उन बच्चों में से हैं। श्योर बाकी सभी को देखते हुए कहता कितने गधे लोग हैं इन्हें ये नहीं दिख रहा कि हम लोग 20 साल के नहीं हैं। मैग्रोन भी श्योर से कहता हो सकता है कि इन्हें डाउट हो रहा हो
ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई भी बच्चा अगर घूम रहा होगा तो वो 20 साल का ही होगा। कुछ भी हो जाए वो 20 साल का तो होगा ही, क्योंकि वो महल वाले बच्चों को बाहर नहीं जाने देते हैं तब तक जब तक वो नीड को जनरेट नहीं कर लेते। और हम बच्चे जैसे ही दिख रहे हैं तो हो सकता है कि इन सभी को लग रहा हो कि हम 20 साल के ही हैं बस। अब वो इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता। श्योर इतना कहने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और सामने के नज़ारे को देखते रहता है। अरे सुनो दोस्त, तुम कौन हो? रुको, हम दोनों शायद सेम बैच के हैं। पीछे से एक आवाज़ आती है और शोर और मैग्रोन जल्द से जल्द पीछे मुड़ते हैं, जहाँ पर उन्हीं की उम्र का लड़का उनकी तरफ भागते हुए आ रहा था।